की सीरीज में हमारा दूसरा टॉपिक है रेमिटेंसेस रेमिटेंसेस ओके, क्योंकि एक नया यानी चेंजेस रेमिटेंसेस के स्ट्रक्चर में दिखाई दिया है, इस कारण से हम बात कर रहे हैं। इसके क्या इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी में, इसके बारे में बात करेंगे और जो चेंजेस हुए हैं स्ट्रक्चर से उसके पॉलिसीज़ में या फिर फॉरेन पॉलिसी में किस तरीके से चेंजेस किए जाने की रिक्वायरमेंट है, उस पे भी हम बात करेंगे। तो जो मेजर चेंज हुआ है व्हाई इट्स इन न्यूज़, तो बेसिकली ये हो गया कि एडवांस इकोनॉमी जो यूएस, यूके थी, उनने गल्फ नेशन का जो रेमिटेंसेस में शेयर था, उसको सरपास कर दिया है। ओके, यानी कि अभी तक ये होता था कि जो गल्फ कंट्रीज़ थे, उनका इंडिया के कुल शेयर में रेमिटेंसेस के शेयर्स में हाईएस्ट रहता था शेयर, ओके। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो एडवांस कंट्री हैं, उनका शेयर इंक्रीज़ हो गया है, ओके। और ये फर्स्ट टाइम होने के कारण क्वाइट इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, जो रेमिटेंसेस हैं टोटल डबल हो चुका है। पहली बात तो 118.7 बिलियन, ओके, एज़ कंपेयर टू 2022 टू 2011, यानी 2011 में जितना रेमिटेंस आता था, 2023-24 में उसका डबल आ रहा है। ओके, अब हम बात करें कि एक्चुअली रेमिटेंस होता क्या है? रेमिटेंस होता है अगर कोई देश से बाहर रह रहा है, वहाँ पे कमा रहा है और वहाँ से जो टोटल अमाउंट ऑफ द मनी वो इंडिया में अपनी फैमिली को भेजता है, वो रेमिटेंस कहलाता है। ओके, तो फॉरेनर वर्कर डेफिनिशन में दिया जाए, सम ऑफ द मनी सेंड बाय अ फॉरेनर वर्कर टू देयर फैमिली और इंडिविजुअल इन अ होम कंट्री। ओके, किसी और कंट्री में नहीं, होम कंट्रीज़ में जो भेजता है, वो कहलाता है। ओके, सो इस पे इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। तो एज़ पर दी रिपोर्ट, जो रेमिटेंसेस हैं इंडिया में, उसमें टॉप 5 कंट्रीज़ में ये देखा गया है कि अब यूएसए टॉप पे है 27%, देन यूएई आता है, देन यूके, देन सऊदी अरेबिया, देन सिंगापुर। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, यूपीएससी भी इस सीक्वेंस को पूछ सकता है कि ओके, कि टॉप 5 कंट्रीज़ में कौन-कौन है। तो सबसे पहले है हाईएस्ट शेयर के साथ यूएसए, यूएई, यूके, सऊदी अरेबिया एंड देन सिंगापुर। एडवांस इकोनॉमी का जो शेयर है वो ओवर द 50% हो गया है। ओके, ये एक की है और उसमें भी सबसे ज़्यादा किस स्टेट को मिल रहा है? महाराष्ट्र को 20.5%, एस, उसके बाद आ रहा है केरला एंड देन तमिलनाडु। तो ये 2 जो सीक्वेंस हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन फॉर टू द स्टेट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एंड वहीं पे अगर आप गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के उसके कंट्रीब्यूशन को देखें, तो वो केवल 38% पे रह गया है। इसलिए वो सेकंड हाईएस्ट हो गया। इनका अराउंड 50 प्लस है, इनका 38% है, सो दैट्स द थिंग। सो ऐसा हुआ क्यों? एक्चुअली इंडिया में जो हाई स्किल्ड जो वर्कर्स हैं, उनका मूवमेंट यूएस की तरफ में ज़्यादा हुआ है। ओके, स्किल्ड माइग्रेशन, ओके। जो व्हाइट कॉलर जॉब वाले हैं, उनका माइग्रेशन यूएस और यूरोप की तरफ ज़्यादा होने के कारण पोस्ट पैंडेमिक में, उस कारण से वहाँ से रेमिटेंसेस आना शुरू हुआ है। इवन यूके में ये बोला जा रहा है कि इंडियन माइग्रेशन हाई ट्रिपल्ड हो गया है, यानी कि 2020 में इन द बिफोर द कोविड इट जस्ट 76,000 और अब 2.5 लाख के अराउंड पहुँच गया 2023 में। इस कारण से ही ट्रंप को ये हो रहा है कि जो बाहर के चाइना और इंडिया के लोग आके वहाँ के लोगों की जॉब को ले रहे हैं, के व्हाइट कॉलर जॉब को। यानी कि ब्लू कॉलर जॉब के कंपैरिजन में व्हाइट कॉलर जॉब फॉरेन में लेना इंडियन ओरिजिन पर्सन्स के लिए कंपैरेटिवली ईज़ी हो गया। तो इस कारण से वहाँ से हमें रेमिटेंस एडवांस कंट्री से ज़्यादा आ रहे हैं। देन अनदर थिंग है, क्योंकि ब्लू कॉलर जॉब या फिर वहाँ पे जो गल्फ कंट्रीज़ थी, वहाँ पे ये हुआ कि एक तो ऑटोमेशंस को प्रमोट करने के साथ-साथ दोस्त यानी बिफोर 2019-18 के अराउंड में उनने सऊदी निताकत और कफ़ाला पॉलिसीज़ को स्टार्ट किया। एक्चुअली कफ़ाला पॉलिसीज़ और ये निताकत पॉलिसीज़ ये थी कि वहाँ पर जो नेशनल लेवल पे जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन वाली जो यूनिट्स हैं, उनको वहाँ के लोकल लेवल के लोगों को ज़्यादा जॉब पे रखना पड़ेगा, अगर उनको वहाँ पे काम करना है। इस कारण से भी जो लो स्किल्ड वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट थी, वहाँ पे, वो कंपैरेटिवली कम हुई है। देन एजुकेशनल ड्रिवन, इंडिया से फॉरेन में जाके एजुकेशन करने की भी चीज़ें ज़्यादा हुई हैं और जो वहाँ पे एजुकेशन करते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे केवल एजुकेशन करते हैं, वो वहाँ पे अर्निंग भी करते हैं। So that's also provide a extra remittance to India. Okay, and then लास्ट, कॉस्ट एफिशिएंसी। डिजिटलाइजेशन होने के कारण अब रेमिटेंसेस को भेजना कंपैरेटिवली ईज़ी हो गया है। तो आप कंपैरेटिवली जो पहले चार्जेस आपको 20 टू 30% पे करने पड़ते थे, वो अब कंपैरेटिवली रिड्यूस होके 5 टू 10% पे आ गए। तो इसने भी रेमिटेंसेस के अमाउंट को बढ़ाया है। ओके।
देन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? रेमिटेंसेस के इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है? अगर ये देखा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को 50% तक मैनेज करते हैं ये। ओके, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर ये रेमिटेंसेस इंडिया के ना मिले, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही ह्यूज हो जाए, हमें डॉलर की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाए। ओके, लेकिन ड्यू टू दी रेमिटेंसेस हमें डॉलर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, और ये एक तरीके से एक्सटर्नल शॉक जैसे टैरिफ हो गया या फिर कोई भी एकदम से इकोनॉमिक्स डाउनस्लाइज हो गई या फिर एफडीआई या एफआईआई ने एकदम से मूव करना शुरू कर देते हैं इंडिया से, तो उससे भी इंडियन मार्केट को या इंडियन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करके रखता है। दैट्स व्हाई रेमिटेंस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। देन हाउस होल्ड इम्पैक्ट, अब जब पैसा आता है तो घर वाले खर्चा भी करेंगे, तो इस तरीके से ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज को, एजुकेशन को, पॉवर्टी एलिवेशंस को रिड्यूस करने में भी एक की रोल प्ले करते हैं। उसके साथ साथ अगर केरला अकेले की बात की जाए तो केरला की जीडीपी 2021 में उसकी जीडीपी में 36% कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ के रेमिटेंसेस से था। ओके, तो एक स्टेट की, क्योंकि वहाँ पे ब्लू कॉलर जॉब में बहुत ज़्यादा लोग जाया करते थे। ओके, तो इसका चैलेंजेस भी होंगे, इसमें बात करते हैं। देन मैक्रो स्टेबिलिटी, अगर जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन बोला जाए तो एफडीआई से ज़्यादा है। जीडीपी में रेमिटेंसेस का कंट्रीब्यूशन अराउंड 3 टू 3.5% है। ओके, तो आपके पास पैसा आता है, आप उसको कहीं न कहीं पे यूटिलाइज़ कर लेते हो, आपके अर्निंग को कंपैरेटिवली इंक्रीज़ कर देता है, बूस्ट द इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर्स। ओके, एंड कंजप्शन को, क्योंकि यानी इनसाइड ऑफ द इंडिया में कंजप्शन को इम्प्रूव करता है। उसके साथ-साथ दैट स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी ये हो जाती है कि गवर्नमेंट के पास लोअर बोरिंग, जब अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी आगे ज़्यादा आती है, रेमिटेंसेस अगर कम आ रहा होगा तो लिक्विडिटी कंट्रीज में कंपैरेटिवली कम हो जाती है। लेकिन जब रेमिटेंसेस का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो इनसाइड ऑफ द कंट्री लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो बोरोइंग चार्जेस कम हो जाते हैं। तो वो गवर्नमेंट को एक हेल्प आउट प्ले करते हैं, और इवन गवर्नमेंट भी कई बार ऐसे बॉन्ड करती है कि एनआरआई वो बॉन्ड खरीद लें, ओके, और उस बॉन्ड में उनको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। तो वो कंपैरेटिवली लेस इंटरेस्ट रेट पे एनआरआई को बॉन्ड बेच देते हैं, और उनके पैसों को अपने वेलफेयर और अपने जो बोरोइंग वाली जो फैसिलिटीज़ है उसको या फिर नीड को पूरा करने में यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ओके, सो ये की रोल प्ले करते हैं। तो की टेक अवे क्या है? मेजर शिफ्ट है कि ब्लू कॉलर से हम व्हाइट कॉलर की शिफ्ट हो गए, ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अब जब हम ब्लू कॉलर से व्हाइट कॉलर की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो जो केरला की इकोनॉमी है, ओके, एंड ब्लू कॉलर जॉब जो है, उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लो स्किल्ड पर्सन जब इंडिया वहाँ पे बाहर जॉब नहीं मिलेगी तो वो इंडिया में ही जॉब ढूँढेंगे, और उसके लिए गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़ेगा। और इसके कारण जो केरला की इकोनॉमी में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको भी सेंटर को देखना पड़ेगा और उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, नॉट ओनली द केरला, जिन-जिन इस सेक्टर से यानी साउथ से बहुत ज़्यादा लोग जाते थे, जहाँ-जहाँ पर यानी ब्लू कॉलर जॉब्स की कम हुई है, तो वहाँ पे स्किल ओरिएंटेड और भी प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे और उनको अदर सोर्सेस ऑफ इनकम की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक चैलेंजेस हो गया, ये पॉलिसी चेंजेस हो गया, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस पे अब नए तरीके से वर्क करना पड़ेगा। सो दैट्स द फ्रॉम माय साइड। यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।